हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और मैं एडवोकेट रेखा सिन्हा आप सबका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग पढ़ रहे थे हिंदू लॉ में हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ रहे थे, जिसमें ऑलरेडी हम 13 तक कंप्लीट कर चुके हैं, यानी तलाक तक कंप्लीट हमारा हो चुका है। अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सेक्शन 14 से। अब सेक्शन 14 हमारा क्या कहता है? सेक्शन 14 हमारा कहता है, विवाह से 1 वर्ष के भीतर विवाह विच्छेद के लिए कोई अर्जी उपस्थित नहीं की जाएगी। ठीक है, क्या कहा? धारा 14 ने क्या कहा? विवाह से 1 वर्ष के भीतर विवाह विच्छेद के लिए कोई अर्जी उपस्थित नहीं की जाएगी, यानी कि आपकी शादी को 1 साल हो चुका हो तभी आप तलाक की डिक्री के लिए आवेदन यानी पिटीशन आप फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। ठीक है, अब आपको अगर याद हो, आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा हो, तो मैंने उसमें बोला था कि कुछ मामलों में हम शादी के साल भर होने से पहले भी केस फाइल कर सकते हैं। तो वो मैं आपको इसी में बताऊंगी, इसी सेक्शन में वो भी चीज़ मैं आपको बता दूंगी कि वो क्यों कर सकते हैं और कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हम इसको एक्ट से पढ़ते हैं। एक्ट से पढ़ने का रीज़न हमारा सिर्फ ये होता है कि कानून या लॉ को हम उसी की भाषा में पढ़ सकते हैं, हम अपनी कोई भाषा नहीं बना सकते। हम समझ तो सकते हैं, हम समझ सकते हैं, मैं आपको अपनी भाषा में समझा सकती हूँ, लेकिन कानून की तो भैया अपनी भाषा है, उसको तो तुम वहीं से पढ़ोगे तभी वो आप कहेगा कि हाँ भाई अब आप ठीक हैं, अब आप कोर्ट में खड़े होने के लिए, जुडिशियल प्रिपरेशन के लिए अब आप परफेक्ट हैं। ठीक है, चलिए तो अब शुरू करते हैं हम आज का सेक्शन 14 धारा 14, जिसमें मैंने आपको बताया कि धारा 14 कहता है, विवाह से 1 वर्ष के भीतर विवाह विच्छेद के लिए कोई अर्जी उपस्थित नहीं की जाएगी जब तक कि 1 वर्ष पूरा ना हो गया हो। यानी कि धारा 14 ऑलरेडी लिख के हेडिंग में ही बता देता है। ठीक है, लेकिन जहां मैंने आपको बताया था कि आप साल भर पूरा होने से पहले भी कर सकते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो उसे पढ़ने के लिए तो बाबू पूरा अंदर तो जाना पड़ेगा ना इसके। चलिए फिर अंदर चलते हैं धारा 14 के सब सेक्शन 1 पे। तो देखिए धारा 14 का सब सेक्शन 1 क्या कहता है, इस अधिनियम में अंतर विशिष्ट किसी बात के होते हुए भी, यानी कि इस एक्ट में जो भी बातें दी गई हैं, जो भी बताई गई हैं, कोई भी न्यायालय यानी कोई भी कोर्ट विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह विघटन की कोई अर्जी ग्रहण करने के लिए, यानी कि जो आप तलाक की डिक्री के लिए आपने जो भी पिटीशन फाइल की है, ठीक है, या जो भी आपने आवेदन दिया है, उसे एक्सेप्ट करने के लिए, ग्रहण करने के लिए तब तक सक्षम नहीं होगा। कौन नहीं होगा? कोर्ट। कब तक सक्षम? यानी सक्षम को कंपटेंट नहीं होगा, सक्षम नहीं होगा जब तक कि विवाह की तारीख से उस अर्जी के पेश किए जाने की तारीख तक 1 वर्ष बीत चुका ना हो। यानी कि शादी किस डेट से लेकर और जिस दिन आप तलाक डाल रहे हैं, आपको 1 साल कंप्लीट हो चुका हो, यानी कि 1 दिन ऊपर हो गया हो, यानी कि 12 महीने 1 दिन। समझ गए आप? कंप्लीट साल और उसके बाद 1 दिन। जैसे कि मान लीजिए आपकी शादी होती है जनवरी 2019, यानी 1 जनवरी 2019 में होती है आपकी शादी। अब आप तलाक कब फाइल कर सकते हैं? 1 जनवरी 2020। 1 साल कंप्लीट हो गया, लेकिन आप तलाक उसके 1 दिन बाद कर लो, 2 दिन बाद कर लो, जैसे आप कंफर्टेबल हो, जैसे आपको लगे कि भाई अब तो शादी का 1 साल हो गया, चलो जी कोर्ट चलते हैं, तब आप आके फाइल कर सकते हो। ठीक है, ये आपको लॉ बता रहा है कि कोर्ट ऐसे ही मामलों में जहां आपकी शादी को 1 साल पूरा हो चुका हो, तब आपकी अर्जी को वो लेगा, नहीं तो वो नहीं लेगा। धारा 14 का 1 अभी आपको ऊपर यही बता रहा है, लेकिन आप सुनिएगा। अब देखिए अब ये क्या कहता है, ये तो उसने कह दिया, लेकिन अब ये कहता है परंतु। और देखिए जहां परंतु आ जाता है आप समझ जाइएगा कि कोर्ट ने, आपके लॉ ने आपको कोर्ट जाने के लिए एक्सेप्शन दे दिया, यानी कि आपको बचाव दे दिया, आपको और भी ज़्यादा कुछ रिलीफ दे दिया, जैसे हम देखते हैं आईपीसी में जनरल एक्सेप्शंस हैं, साधारण अपवाद। ठीक है, अगर आप आईपीसी को देखो तो आईपीसी आपको कहता है कि पुरुष और स्त्री, क्या बताता है? पुरुष स्त्री, सारी उम्र के पुरुष
जीरो से लेकर जितनी 60 70 80 साल तक के जो भी हैं वो सब पुरुष हैं, और महिला जीरो से लेकर जितने भी साल तक के सब महिला है, ठीक है। एज उन्होंने वहाँ ही कर दी। लेकिन अगर आप वहीं आप 376 पे चले जाओ, वहीं आप 376 पे चले जाओगे तो क्या आ जाता है, पुरुष की एज डिफाइन कर दी वहाँ पे। भाई वहाँ 5 साल का 2 साल का बच्चा थोड़ी ना रेप कर सकता है, 376 क्या है, रेप है। तो वहाँ पे आप क्या बचाव लेते हो, जो आपको जनरल एक्सेप्शन में दिए गए हैं, भैया ये तो बच्चा छोटा है, ऐसे कैसे कर सकता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया कि कानून अगर आपको एक तरफ कहता है ये है, तो दूसरी तरफ आपको कहता है भैया ये भी है, आप आ जाइए कोर्ट में, हमने आपको ये भी दे रखा है, ठीक है। तो सेम इन्होंने क्या कहा, परंतु न्यायालय उन नियमों के अनुसार किए गए आवेदन पर जो उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित बनाए जाएं, यानी कि हाईकोर्ट ने कुछ चीजें ऐसी बताई हैं जिसके तहत आप केस फाइल कर सकते हो, तो कोर्ट क्या करेगी, आपके केस को एडमिट कर लेगी। अब कोर्ट आपके केस को कब एडमिट करेगी, देखिए, किसी अर्जी का विवाह की तारीख से 1 वर्ष बीतने के पूर्व, यानी कि 1 साल बीतने से पहले भी इस आधार पर उपस्थित किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा, यानी कि उसको एडमिट कर सकेगा शादी के 1 साल पूरा हुए बगैर। कब, मामला अर्जीदार के लिए असाधारण कष्ट का है। यानी कि मैं आपको शुरू से ये बात बता रही हूँ, जब से हम डाइवोर्स पढ़ना शुरू किया हमने, मैं तभी से आपको, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो मैं आपको बता रही हूँ कि क्रुएल्टी के आधार पर, यानी कि इस हद तक हस्बैंड या वाइफ दोनों के साथ इतनी ज़्यादा क्रुएल्टी हो गई है कि उनके पास 1 साल तक साथ नहीं रह सकते, बर्दाश्त की हद हो गई है, नहीं समझ में आ रहा है उनको। मतलब इतना ज़्यादा, मतलब मान लीजिए कि पति ने पत्नी को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कि अब उसको लग रहा है कि या तो मैं मर जाऊँ या मुझे इस बंदे से छुटकारा मिल जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा हद तक, बहुत लिमिट तक, मतलब लिमिट आउट ऑफ लिमिट कहते हैं ना, क्रॉस कर गई वो चीज़, जहाँ आपका दिमाग आपका मन ये कहता है बस अब नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उस मामलों में कोर्ट ये कहता है, कानून ये कहता है कि भैया आप कोर्ट आ सकते हो और न्यायालय आपके केस को देखने के लिए, सुनने के लिए सक्षम है। अभी क्या कह रहा था, 14(1) के अंदर ही हमने पढ़ा, वो कह रहा था कि शादी का अगर 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ तो न्यायालय सक्षम नहीं है, कंपिटेंट नहीं है। लेकिन परंतु लिखते ही, ठीक है, प्रोवाइडेड ही करते ही उन्होंने क्या कह दिया, आपको एक्सेप्शन दिया कि नहीं भाई अब आपके पास ये रास्ता भी है, आप इधर आ जाइए। क्यों, क्योंकि आपके साथ जो प्रत्यार्थी है, प्रत्यार्थी कौन, जो रेस्पोंडेंट है, जो पार्टी का दूसरा पक्ष, यानी वो पक्ष जिसके खिलाफ तलाक का केस डाला गया है, ठीक है। देखिए हिंदी में इसको प्रत्यार्थी बोलते हैं, जो आप हिंदी वाले अगर हिंदी के एक्ट में आप देखें तो यहाँ प्रत्यार्थी लिखा रहता है, लेकिन आप इसी वर्ड को अगर आप इंग्लिश में पढ़ें तो डिफेंडेंट होगा, रेस्पोंडेंट होगा, ठीक है। और एक वर्ड आता है जब हम केस को टाइप करते हैं, जब हम केस बनाते हैं, तो जो लोग यूपी में हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं और उन्होंने अगर यूपी के केस का फॉर्मेट देखा हो तो वहाँ प्रतिवादी लिखा होता है, या कई हम एक्ट पढ़ते हैं हिंदी में तो वहाँ प्रतिवादी लिखा होता है, तो प्रतिवादी डिफेंडेंट के लिए ही लिखा होता है, ठीक है। लेकिन जैसे आप सूट फाइल करेंगे तो वहाँ ये डिफेंडेंट हो जाएगा, अगर आप पिटीशन फाइल करेंगे तो वहाँ ये रेस्पोंडेंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका क्रिमिनल केस है तो वहाँ ये आपका एक्यूज हो जाएगा, जिसको आप हिंदी में अभियुक्त बोलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ड्राफ्टिंग के टाइम पे जो हम लोग जब कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, ज़रूरी भी है, पता तो चले कौन किसके खिलाफ कर रहा है। अब वादी है, वादी को आप अगर आप पिटीशन में जाओ तो प्लेंटिफ बोलो, पिटिशनर बोलोगे, और वहीं आप सूट में चले जाओ तो प्लेंटिफ बोलोगे, ठीक है। और हिंदी में तो बाबूजी है ही वादी, ठीक। तो कौन, प्रत्यार्थी, प्रत्यार्थी कौन, जो दूसरा पक्ष है, उसने इतना ज़्यादा आपको दुराचारित से युक्त हो या इतने ज़्यादा आप असाधारण कष्ट में, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि कोई लेडी है, उसको इन लॉज बहुत तंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इन लॉज उसको बहुत दुखी कर रहे हैं और वो चाहती है कि अब मैं, या हस्बैंड बहुत तंग कर रहा है, मतलब कई जगह होता है कि इन लॉज की वजह से ही हस्बैंड तंग करना शुरू कर देता है, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं वो दोनों, वो तो देखिए जी लड़के वाले की अपनी आपसी है, उनकी क्या क्या मानसिकता है वो अलग चीज़ है। बाकी जब भी जो वाइफ होती है उसका हस्बैंड उसको इतना ज़्यादा क्रूरल्टी करना शुरू कर देता है, उस पर अत्याचार करना शुरू कर देता है, और बस वो यही सोच रही है कि नहीं शादी का 1 साल पूरा हो जाए तभी मैं इससे तलाक डालूंगी,
या लड़की इतना ज़्यादा दुखी हो गई, मैके आ गई। अब पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं नहीं 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 अभी तलाक कैसे दिला सकते हैं, आप जाइए, आप जाके रहना शुरू करो, देखो एक बार। तो नहीं, देखिए मैं एक चीज़ आपको पर्सनली व्यू बताऊं अपना, पर्सनली आपको मैं जो मेरा खुद का व्यू है कि अगर किसी महिला के साथ या किसी पुरुष के साथ इतना हद तक क्रूरल्टी हो जाए कि बर्दाश्त करना उसको मैरिज लाइफ में नहीं रह सकता, तो उसको वो कोशिश ना करे, वो ज़बरदस्ती उस रिश्ते को जीने की कोशिश ना करे, क्योंकि वो अपने आप को परेशान करेगा और हो सकता है मे भी कुछ ऐसी चीज़ें वो कर जाए जो शायद उसके परिवार के लिए आगे पछताने के अलावा कोई सॉल्यूशन ना हो। तो कभी भी अपने बच्चों को या जो बेटी है आपकी या बेटा, उसको प्रेशर ना करें कि नहीं नहीं आपको मैरिज लाइफ चलानी पड़ेगी, हमने करा दी, झेलो करो। अरे नहीं भैया, नहीं समझा जा रहा, नहीं हो रहा है, बहुत दुखी हो गया है। तो कहते हैं ऐसे मामलों में जहाँ आदमी के साथ या औरत के साथ इतनी हद तक क्रूरता हो जाए कि उनकी जान पे बनाए, जीने मरने का ना, जीने मरने की बात हो गई भाई, अब तो मरने वाला सवाल आ गया है। तो ये वही है कि अगर इतना ज़्यादा क्रूरल्टी हो गई, इतना ज़्यादा टॉर्चर हो गया, तो आपको कोर्ट ये कहता है, न्यायालय ये कहता है, और न्यायालय को कानून ये सजेस्ट करता है, बताता है कानून हमारा कि कोई दिक्कत नहीं है, आपकी शादी को साल भर पूरा नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप न्यायालय जाइए, आप जज साहब के सामने अपनी बात रखिए, जज साहब देखेंगे, ठीक है। अगर उन्हें लगता है कि वाकई आप बहुत पीड़ित हैं, आपको वाकई साल भर पूरा होने से पहले ही तलाक आपको ज़रूरी है, आपकी लाइफ के लिए, आपकी ज़िंदगी के बचाव के लिए ज़रूरी है, आप तभी बचाव कर पाएंगी, सेफ हो पाएंगी, या आप सेफ हो पाओगे, तब कोर्ट आपको उसमें डिग्री ज़रूर पास करेगी, ठीक है। अच्छा, एक मैं बात बताऊँ, डिग्री को जब हम जब हिंदी वाले जो स्टूडेंट हम लोग पढ़ते हैं या हिंदी जब एक्ट देखते हैं, तो वहाँ एक वर्ड है जो कि आप सीपीसी में हिंदी वाले में देखेंगे, अज्ञापित लिखा होता है। तो अज्ञापित को ही डिग्री कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहीं कहीं अज्ञापित आ जाता है तो उससे टेंशन मत लीजिएगा, वो डिग्री ही है, उसको डिग्री ही कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो कोर्ट क्या करेगी ऐसे मामलों में, साल भर होने से पहले, अब क्या कहा इसने कि उसको सुन सकती है, देख सकती है, सुन लेगी उसको, किंतु यदि अर्जी की सुनवाई के समय, ठीक है, न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अर्जीदार ने अर्जी को उपस्थित करने की इजाजत किसी दुरुपदेन या मामले की प्रकृति के प्रसाधन द्वारा अभी प्राप्त की थी, यानी कि अब कोर्ट को क्या लगा भाई, कोर्ट ने न्यायालय ने क्या करा, केस तो आपका ले लिया, इंस्टीट्यूट कर लिया, आपका फाइल हो गया केस। अब क्या होता है कि कोर्ट को ये लगता है कि जो भी चीज़ें आपने बताई डिग्री देने के समय, वो कहीं ना कहीं उन बातों का मेल नहीं खा रही थी, या कुछ बातें आपने गलत तरीके से प्राप्त कर ली। आपका केस था, साल भर के बाद भी फाइल हो सकता था, जो एक हमें कानून हमें एक समय देता है, लेकिन आपने कोर्ट के समय ऐसी चीज़ें दिखाई कोर्ट को, गलत तरीके से कोर्ट की आपने जो उनका कोर्ट का जो एक्सेप्ट करना था, कोर्ट ने जो आपका अर्जी जो एक्सेप्ट करी, वो आपकी कुछ गलत चीज़ों की वजह से, जो उनको लगा, जिसकी आपकी झूठ बोलने की वजह से आपका जो केस था उसका प्राइमा फेसिया ये हुआ कि नहीं भाई केस तो फाइल हो जाना चाहिए, इसके लिए साल भर रुकने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाद में न्यायालय को ये लगा कि नहीं भाई, सुनने में प्रतीत हुआ कि नहीं भाई ये तो गलत तरीके से आपने ले लिया मेरे से। तो अब कोर्ट क्या करेगी, देखिए कोर्ट के पास बहुत पावर है, मैंने कहा ना कोर्ट के पास पावर है। अब कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट कहेगी अच्छा ओके ले तो लिया, लेकिन अब जो ये मैं डिग्री दे रहा हूँ आपको, वो डिग्री आपकी कब रेलिवेंट होगी, कब से वो प्रभाव में होगी, जब आपकी शादी को 1 साल पूरा हो चुका हो। मान लीजिए किसी ने शादी के 4 महीने बाद कोर्ट में केस फाइल कर दिया, तलाक लेने की बारी आई, केस चला, दूसरी पार्टी नहीं आई, एक्स पार्टी हो गया, डिग्री देने की बात आई, उसके बाद आप कोर्ट को पता चलता है ओहो ये तो भाई इन्होंने झूठ तरीके से, गलत तरीके से चीज़ें केस फाइल करवाया है। अब कोर्ट कहेगी ठीक है, 4 महीने हुए ना आपकी शादी को, 5 महीने हुए आपकी शादी को, और आपका तो तलाक की डिग्री भी हो गई, लेकिन अब मैं न्यायालय क्या करेगा, उस पर वो शर्त लिख देगा कि अब ये जो डिग्री है, ये डिग्री कब से कैपेबल होगी, कब से रेलिवेंट होगी, कब होगी, कब प्रभाव में आएगी, जब आपकी शादी को 1 साल पूरा हो गया हो। यानी कि 5 महीने में डिग्री तो ले ली, लेकिन उस डिग्री की वैल्यू कब से होगी, जब आप वो आपका जो बाकी बचे हुए टाइम पीरियड हैं, यानी कि 7 5 12 7 महीने और वेट करो, आ तो गए अदालत में, दे भी दिया हमने, लेकिन अब हमें पता चल गया कि भैया आपने गलत तरीके से
कोर्ट को गुमराह किया, कोर्ट को बताया आपने, और कोर्ट को आपके चीज़ों को देखते हुए पहली नज़र में यानी प्राइम फेसिया देखते हुए ये महसूस हुआ कि आपका केस के लिए साल भर रुकने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब न्यायालय को ये महसूस होता है कि आप रुक सकते थे, इतनी इमरजेंसी नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने ये चीज़ करी, तो कोर्ट कहेगा ठीक है ले ली ना, कोर्ट मैं डिग्री दे रहा हूँ, लेकिन उस डिग्री पे वो ये शर्त मेंशन कर देगा कि ये डिग्री कब से रेलिवेंट होगी, कब से मानी जाएगी, जब शादी को 1 साल आपका कंप्लीट हो चुका हो, उससे पहले नहीं। ठीक है, वो तभी लीगली मानी जाएगी, वैध मानी जाएगी। ठीक है, और अब दूसरी चीज और क्या कर सकता है, दूसरी चीज कोर्ट आपके साथ एक चीज और कर सकता है, क्या कर सकता है कि या तो वो आपका डिग्री देगा, उस पर शर्त लिख देगा, दूसरा या फिर वो आपकी खारिज कर देगा। यानी कि अगर वो किसी भी एक्ट पे, किसी भी कानून पे, यानी कि उस अर्जी की ऐसी किस अर्जी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना खारिज कर सकेगा, यानी कि वो आपकी जो अर्जी है उसको खारिज भी कर सकता है और आपको कहेगा ठीक है भाई आपने केस तो आए आपका, लेकिन आपका केस बनता नहीं है। मैंने क्या कहा, मैं आपको शुरू से एक बात कह रही हूँ कि कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होती है 151 सीपीसी में, और हिंदू लॉ के सेक्शन 14 में भी कोर्ट को कहीं ना कहीं पावर दे दी गई है। इसका मतलब क्या है, परंतु लगते ही कोर्ट के पास पावर आ गई। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि या तो वो आपकी उस पर शर्त लगा देंगे कि डिग्री कब से आपके प्रभाव में आएगी, जब आपकी शादी को 1 साल हो गया हो, या फिर उनको लगता है कि भाई ये तो दाली पूरी काली है, यहाँ तो बात ही गड़बड़ है, बहुत ही झूठ बोला इन्होंने, इतना ज़्यादा कि कोर्ट को ही मिसगाइड किया, तो भैया ठीक है आपकी अर्जी जो है खारिज, डिसमिस कर दी है। ठीक है, अब आप जाएं साल भर बाद आके अपना केस फाइल करें, उससे पहले नहीं। ठीक है, तो आपके केस का क्या करेगा, वो खारिज कर सकेगा। ठीक है, और उन्हीं तथ्यों पर दी गई खारिज के समर्थन में अभिव्यक्त किए गए थे, यानी कि जो चीज़ आपने उसमें लिखी वो चीज़ आपकी तालमेल तो बैठा नहीं। ठीक है, उन्हीं सारता उन्हीं तथ्यों पे दी जाए ऐसी खारिज की गई अर्जी समर्थन अभिकृत किए जाएंगे, यानी कि जो भी आपने उस चीज़ें लिखी हैं, जो आपने कहा है और उनका तालमेल आपस में नहीं मिलता है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, उसको खारिज कर सकता है और ये कह सकता है कि ठीक है जो भी चीज़ आपने इसमें लिखी है, जो भी चीज़ आपने बताई है मुझे, जब 1 साल आपकी शादी को पूरा हो जाए तो आप इन्हीं बातों पर आकर, क्या कहता है, उन्हीं या सारता उन्हीं तथ्यों पर दी जाए, यानी कि जो आपने पहले डाला है ना अपने केस में वही आप डाल दीजिएगा, लेकिन शादी का 1 साल कंप्लीट होने के बाद आइएगा, ये आपको वो कह सकता है। यानी क्या करा कोर्ट ने, 14(1) ने क्या कहा, 14(1) ने पहले कहा कि वही कोर्ट कब सक्षम होगा, जब आपकी शादी को 1 ईयर कंप्लीट हो गया हो, लेकिन परंतु लिखते क्या प्रोवाइडेड करा दिया उन्होंने हमें, क्या रिलीफ दे दिया कि ठीक है अगर कुछ मामले ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रूरल्टी हो गई है, बहुत ज़्यादा असहनीय पीड़ा है, यानी दोनों पक्ष में से किसी एक को बहुत ज़्यादा कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी पे अत्याचार कर रही है, तो वो शादी को 1 साल पूरा होने से पहले भी कोर्ट में आ सकता है, अपने केस को फाइल करवा सकता है। लेकिन सुनवाई के दौरान न्यायालय को ये पता चलता है कि भाई इस केस के लिए साल भर से पहले सुनवाई की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, और डिग्री देने का टाइम आ गया, तो कोर्ट क्या करेगी, डिग्री देते समय उस पर ये शर्त लगा देगी कि ये डिग्री 1 साल को जब आपकी शादी को हो जाएगा उसके बाद से ये प्रभाव में आएगी, नहीं तो ये प्रभावित नहीं होगी, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ये वैल्यूबल कब होगी, जब आपकी शादी को 1 साल कंप्लीट हो चुका हो। ठीक है, उससे पहले आप इस डिग्री का कहीं यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि आपकी उसमें ऐसी कंडीशन लिख देगा। ठीक है, उसके अलावा क्या करेगा कोर्ट, अगर कोर्ट को लगता है कि भाई ठीक है आपने तो ये तो बिल्कुल ही बात नहीं बन रही है, तो भाई मैं इस पर, जब डिग्री देने तक नहीं पहुंचा है कोर्ट, देखिए 2 चीज़ें हैं, डिग्री देने तक पहुंच गया है तब कोर्ट क्या करेगा, डिग्री दे देगा, लेकिन शर्त लगा देगा। और अगर वो डिग्री तक नहीं पहुंचा है, बीच ही प्रोसीडिंग में उसको पता चला, जैसे मान लीजिए रेस्पोंडेंट आ गया, यानी प्रतिवादी आ गया और उसने कहा नहीं जनाब मैंने तो कुछ भी नहीं करा, देखिए ये प्रूफ दिखाने लग गया उसको, देखिए जनाब मैंने कुछ नहीं करा, तो कोर्ट क्या बोलेगी, या उसके खुद के फैक्ट ऐसे हैं जिससे पता चल रहा है कि नहीं, इसको प्राइमा फेसिया से ये देखकर लगता है कि इनके केस को ज़रूरत नहीं है कि साल भर से पहले इसके केस को लिया जाए, तो कोर्ट उनको ये कहेगी कि भैया ठीक है आप अपना केस डिसमिस कर देगी, और ये कह देगी कि आप अपने केस में जो चीज़ें आपने लिखी हैं, आप जब आपकी शादी को 1 साल कंप्लीट हो जाए तब आप आइएगा और यही चीज़ें आप दोबारा से, या तो पूरा का पूरा आप सारता यही लिख लीजिएगा, या उसमें जो भी आपको थोड़ा बहुत बढ़ाना है घटाना है जो भी है, पर उसको लेके आप कोर्ट में आ सकते हैं। जो भी आपने अभी कहा है उसको आप शादी के 1 साल बाद होने के
तब आप आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 14 का 1 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं 14 का 2। 14 का 2 क्या कहता है, विवाह की तारीख से, यानी कि धारा 14 का उपधारा 2, 14 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है, विवाह की तारीख से 1 वर्ष के अवसान से पूर्व विवाह विच्छेद की अर्जी उपस्थित करने की इजाजत के लिए इस धारा के अधीन किए गए आवेदन का निपटारा करने के लिए न्यायालय उस विवाह से उत्पन्न किसी अपत्य हितों पर इस बात पे ध्यान रखेगा कि पक्षकारों के बीच 1 वर्ष से अवसान हुई पूर्व मेल मिलाप में कोई युक्ति संभावना है या नहीं। यानी कि अब देखिए क्या कहा, मैंने आपको बोला था कि विवाह या मैरिज करना बहुत आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है, और हम सब की यानी कि न्यायालय की भी, कानून की भी कहीं ना कहीं ये एक इच्छा होती है या उनकी एक सोच होती है कि किसी का परिवार ना टूटे। तो यही बात धारा 14 का सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि अगर शादी के 1 वर्ष से पहले पूर्व, यानी कि शादी के 1 साल होने से पूर्व कोई डिक्री पास हो गई है, ठीक है, और कोर्ट उसकी इजाजत और उसका निपटारा करेगा, लेकिन उसको करने समय वो ये भी ध्यान रखेगा कि क्या इनका दोबारा से पूर्व मिलान हो सकता है, यानी कि क्या ये दोबारा से मिल सकते हैं, या पक्षों के बीच में पूर्व मेल मिलाप को युक्त संभावना है या नहीं, यानी कि इनके बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग ऐसी बन सकती है कि ये दोबारा से अपनी लाइफ जी लें, ये लाइफ को मैरिज लाइफ बिता लें। तो ये कोर्ट देखेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इस धारा 14 का उपधारा 2 ये कहता है कि भैया कोर्ट साल से पहले जो डिक्रियाँ, साल से पहले जो विवाह विच्छेद की अर्जी लेगा, उन अर्जियों में वो दोनों पक्षकार की तरफ से ये देख लेगा कि क्या इसमें मेल मिलाप की कोई संभावना होती है या नहीं है निपटारा करने से पहले। ठीक है, अपत्य हितों की बात भी आई है। देखिए क्या कह रहा है ये, एक चीज और देखिए, ये कहता है एक तो मेल मिलाप देख लेगा उसकी, दूसरा ये है कि इन सबको देखते समय अपत्य वर्ड हिंदी में है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं चाइल्ड, बच्चा, यानी बच्चे के हित। मान लीजिए कई शादियों में क्या होता है, बच्चे हो जाते हैं, तो कोर्ट जब ऐसे मामलों में कोई डिक्री देगा, ठीक है, पहले तो उन्होंने कहा कि कोर्ट शादी से पहले 1 साल, शादी के 1 साल से पहले अगर उनका कोई तलाक होता है या कोई डिग्री जाती है तो वो उन चीज़ों को ध्यान देगा, उनको देखेगा कि इनमें मेल मिलाप की कोई संभावना है या नहीं। लेकिन कुछ शादियां जिनमें बच्चे हो गए हैं, लेकिन अब आपका क्वेश्चन होगा कि शादी से 1 साल पहले कैसे बच्चा हो सकता है, नहीं, लेकिन ये हो जाता है, शादी को 1 साल भले ना हुआ हो, लेकिन कुछ मामलों में जैसे मतलब 6 महीने आप रहे और उस टाइम आप प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, शायद, या आपके 1 साल कंप्लीट हुआ जब आपने तलाक फाइल करा तो आपके पास बच्चा है। कई लोग होते हैं कि शादी के टाइम पे ही कंसीव हो जाता है, तो उनके बच्चे जैसे मैरिज साल कंप्लीट होता है वैसे उनका बेबी भी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। भाई शादी से पहले आप शादी के 1 साल के पहले कर रहे हैं तो हो सकता है उस टाइम आप प्रेग्नेंट हो, तो भाई बच्चा तो है ना, तो कोर्ट जब आपका डाइवोर्स की डिग्री देखेगा तो उस बच्चे के हित के बारे में भी तो सोचेगा ना। तो ये जो हिंदी में आप एक्ट में देखेंगे अपत्य लिखा हुआ है, अपत्य बच्चे के लिए ही बोला जाता है, और इसी को चाइल्ड, इंग्लिश में चाइल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि बच्चे के हित को भी देखेगा, चाहे आप बच्चा आपने कंसीव कर रखा है, आप प्रेग्नेंट हैं तो भी, और अगर आपका शादी को 1 साल हो गया है उसके बाद आपने केस फाइल किया और आपके पास 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का बच्चा है, या मान लीजिए 18 साल से नीचे के जो भी बच्चे हैं आपके पास, उसके हितों का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बच्चों का ध्यान रखते हुए उस विवाह विच्छेद जो डिक्री की अपनी अर्जी दी है उसको निर्देश देने से पहले उन सब पे ध्यान देगा। ठीक है, तो आई होप आपको सेक्शन 14 कंप्लीट हो गया है हमारा, और आई होप आपको सेक्शन 14 समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मेरा लेंथी हो जाता है क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है, हाँ एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो ये प्रोवाइडेड किया गया है, जो परंतु वाला जो हमने पढ़ा था एक्ट में, अभी हमने देखा, वो सब जो आया हमारा वो संशोधन के टाइम में आया, पहले नहीं था। जब 1955 में जब हमारा एक्ट बना था तब हमारे पास ये सुविधा नहीं थी, लेकिन 1976 में जब हिंदू विवाह विधि में संशोधन हुआ, जब अमेंड हुआ इस एक्ट के अंदर, तो ये चीज़ें जब जोड़ी गई, जैसे 13A जोड़ा गया, 13B जोड़ा गया, सेम ऐसे ही जो परंतु हमें दिया गया जिसमें ये कहा गया कि अगर शादी को 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है तो भी बहुत ज़्यादा परिस्थिति खराब है तो आप अपना केस फाइल कर सकते हैं। वो विवाह
विवाह विधि के संशोधन होने के बाद, यानी कि मैरिज लॉ में, हिंदू मैरिज लॉ में अमेंड होने के बाद 1976 में इस चीज़ को जोड़ा गया। उससे पहले नहीं था ये, ठीक है। उससे पहले तो आपको साल भर वेट करना ही पड़ता, लेकिन जब 1976 में ये चीज़ जोड़ दी गई तो फिर आपको ये भी कहा गया कि आपको साल भर वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उससे पहले भी केस को फाइल कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको 14 समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो होगी सेक्शन 15 की। तो गाइज, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको थोड़ा सा भी काम आता है, या आपको लगता है कि ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, समझ में आ रहा है और मेरी मेहनत दिख रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर नहीं आता है, नहीं लाइक करने का मन करता है, तो कोई नहीं, आप एक बार व्यू ज़रूर कर लीजिएगा। और व्यू करने के बाद आपको लगता है कि लाइक और सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। तो ओके, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 15 के साथ। गुड बाय, शबा खैर, गुड नाइट।